नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं दस्तक में आपकी ख़ास मुलाकात होती है ख़ास लोगों से। जी हाँ, जो नज़्म, कविता, गज़ल, कहानी, उपन्यास इन पर लिखते हैं और मकबूल हैं, पहचान है और अपना नाम बना चुके हैं और चेहरा भी जाना माना हो चुके होते हैं। आपकी महफ़िल में आते हैं, उनके दिल की बातें होती हैं, उनके जज़्बात, अपने मन की बात आपसे साझा करते हैं। इसीलिए दिल की बात कलम से भी होती है और एहसास की भी होती है और दस्तक देते हैं हमारे मेहमान। आज इस कड़ी में जो हमारे मेहमान हैं वो भी गजब की हस्ती हैं, युवा शायर हैं, कवि हैं और उनके बारे में बताना चाहूँगी कि आप अनेकों मान सम्मान आपकी झोली में है। जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है मंचों पर या टीवी पर तो वहीं से नाम सम्मान शुरू हो जाता है और सम्मानित कवि हैं ही क्योंकि मंचों पर पढ़ते हैं। ओपन जो माइक्स हैं, बड़े प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किए हैं। टीवी रेडियो पर रचनाएं प्रसारित होती हैं, अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में भी रचनाएं प्रकाशित होती हैं समय समय पे। गज़ल कविताएं लिखते हैं, युवा शायर हैं। तो युवा दिल की बात आज हम करेंगे और बहुत सारी कहते हैं ना कि बहुत सारी नज़ाकत से भरी हुई और नज़्म पे भी, गज़ल पे भी, कविता पे भी बात करेंगे और रूहानियत वाली हस्ती हैं, शख्सियत है तो उनकी रूह को टटोलेंगे आज, क्योंकि शायर की रूह बहुत पवित्र होती है, पाक साफ होती है, साफ साफ बोलती है। तो दोस्तों, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंकुश तिवारी जी की। करते हैं उनका स्वागत। अंकुश जी, आपका जस्ट टीवी के प्रांगण में स्वागत है। आप आए और हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने दोबारा बुलाया मुझे। जी, सवालों की झड़ी होने वाली है। कोई बात नहीं मैम, मैं तैयार हूँ। तैयार हैं? डरते नहीं सवालों से? नहीं नहीं मैम। क्यों, जिंदगी ने कुछ ज्यादा सवाल किए कभी? हाँ मैम, और चल ही रहे हैं और सबके साथ चलते ही रहते सबके हैं। साथ चलते हैं। तो चलिए, लेकिन हमारे सवाल जो है ना वो जब वो ऐसे नहीं है, आपको खुद सुलझाने पर। जिंदगी के सवाल जो होते हैं ना कई बार नहीं सुलझते, पर हमारे सामने तो बहुत सुलझी हुई हस्ती है। जी हाँ, बहुत सारे सवाल हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप IHM जी एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, ऑल इंडिया लेवल का होता है। जी मैम, होटल मैनेजमेंट का। हाँ, इसमें और स्टेट लेवल के ट्रिपल जंपिंग जो आप प्लेयर हैं, जंप प्लेयर हैं, स्टेट लेवल का बास्केटबॉल का। हाँ जी, स्कूल टाइम में। जी, और स्टेट लेवल तक पहुंच गए हैं। जी, शौकीन हैं आप संगीत के, बैडमिंटन के। तो लेकिन ये सारे शौक तो ठीक है, लेकिन ये गज़ल का शौक कब से हुआ? ये शायरी, नज़्म, कविता, इसने कब आपकी उंगली पकड़ी? किस उम्र में पकड़ी? मैं जब छोटा था, लगभग 6th या 7th में रहा हूँगा। अच्छा। तो उस टाइम में स्कूल की, हमारी गोविंदगढ़ पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। तो हमारी स्कूल की मैगजीन आती थी, बिक्कन उसका नाम होता था, द बिक्कन। तो वो यही नवंबर के आसपास मिलती थी हमें, स्कूल के अचीवमेंट्स। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स चुटकुले, कविताएं, ये सब चीज़ें अपनी लिख के देते थे। तो मुझे ये होता था कि मेरा भी नाम हो, मैं भी कुछ लिखूं। तो पहली इच्छा जो पनपी वो स्कूल में, स्कूल की मैगजीन के लिए लिखने के लिए पनपी। उसके बाद जब मैं 11वीं में हुआ तो थोड़ा मेरे को प्रेम हो गया एक लड़की से। अरे क्या बात है, 11वीं में हो गया? जी, हो गया, प्रेम हो गया मुझे। हम लोग साथ में पढ़ते थे ट्यूशन पे। अच्छा, मैथ्स की। वैसे एक बात कहूं, जी मैम, सबको होता है वो उम्र। आकर्षण की होती है। सबको होता है, लेकिन मजे की मतलब अच्छी बात ये है कि रूहानियत वाला शायर ना सच बोलता है। तो आपने बड़ी मतलब कि स्वीकृत कर लिया और सबको आप बता सकते हैं, ये आपकी बहादुरी है। हाँ मैम, क्योंकि वो नेचुरल है, नॉर्मल है, सबके जीवन में और कोई गलत काम नहीं किया है किसी के साथ कि बहुत छुपाया जाए। अच्छा। तो उसके प्रेम में फिर मैंने उस टाइम 4 लाइनें लिखी थी। अच्छा। कि रातों से कुछ शिकायतें हैं मुझको, रातों में कुछ ज्यादा ही तवज्जो दिल देता है तुझको,
रातों में ही तेरी याद आती है, हर रोज इस दिल से नई फरियाद आती है। तो ये मेरी पहली कविता थी। तो ये उस तक जी। पहुंची जिसके लिए थी? जी, उस तक पहुंची। और एक टीवी प्रोग्राम आता था, हाँ, क्या था उसका नाम? वाह वाह क्या बात है। बात है। तो हाँ, उनके फेसबुक पेज पे मैंने उन्हें भेजी, तो उन्होंने भी पोस्ट करी मेरा नाम के साथ। क्या बात है। तो मतलब 11th में सब टीवी वालों ने ये पोस्ट कर दी थी पोएम अपने फेसबुक पेज पे। तो हमेशा मेरी पोएम पहुंच ही जाती है लोगों तक। नहीं, लोगों तक तो हम पहुंचा देंगे, वो जिम्मेदारी हमारी। उस तक तो मैम सबसे पहले उस तक तो पहुंची। पहुंचाने का काम रात आप- में लिखी, रात में ही मैसेज कर दिया। हाँ। पढ़ लिया उसने, रिप्लाई भी आ गया। उस तक तो सबसे पहले पहुंची। असर हुआ? जी मैम, बहुत अच्छा चला। अच्छा, बहुत असर हुआ। पहली श्रोता तो मेरी वही थी। वही थी। क्या बात है। तो हम ये कह सकते खुदा करे सबको 11वीं में प्रेम हो। जी। क्या ये मुंह से निकलेगा? वैसे तो मैं नहीं दूंगा सलाह, पढ़ाई करें बच्चे। क्या बात, मैं यही सुनना चाहती थी। पढ़े। बहुत अच्छे। तो फिर चलिए, 11वीं में जरा वो आकर्षण था, है ना? आकर्षण होता है और होना भी चाहिए। प्रकृति का नियम है, हर चीज की अपनी एक उम्र होती है। जी। और तो कौन सा शहर था वो, कौन सी गली थी, कौन सा मोहल्ला था? मैम हमारा ही शहर था, हाँ, होम टाउन ही था, गोविंदगढ़। गोविंदगढ़। अच्छा। जी, मेरे स्कूल में ही पढ़ती थी। अच्छा जी। तो हमारी मतलब हमारे ही शहर था, हमारे ही मोहल्ले थे, हमारी ही गलियां थी। और हो गया संयोगवश, उसको भी कुछ अट्रैक्शन था मेरे प्रति। तो वो बस। आपकी जिंदगी का हिस्सा बनी नहीं? नहीं बनी मैम, क्योंकि शहर बदल गए आगे जाकर। आपको पता है, इसमें एक खास बात है कि जिससे आप प्रेम करते हैं अगर आपको नहीं मिलता जी। तो ये भी अच्छे के लिए ही होता है। आप बिछड़ने के बाद जिंदगी भर उससे प्रेम करते हैं, जिंदगी भर करते हैं, क्योंकि वो आपकी भावी और कोरी कल्पना होती है। जी। उसको आप कभी नहीं भूल सकते। अगर वो आपको मिल जाती ना तो उसका असर खत्म हो जाता। ऐसा कहते हैं बड़े बड़े, कहते हैं कि एक बुजुर्ग जो है किसी से बहुत प्यार करते थे, बिछड़ गए, दो प्रेमी थे। अब क्या हुआ कि उसने सोचा मरने से पहले अपनी महबूबा का मुंह देखाऊं। जी। और वो उसने सोचा चलिए अब जो है बहुत बूढ़े हो गए हैं, अपना बेचारा लाठी लेकर झुकी कमर से आधा पता ढूंढ के पहुंच गया। वहां जाके जब दरवाजा खोला तो बिना दांतों की, बिना बालों की, एक झुकी हुई कमर की बुढ़िया थी। बोलो किससे मिलना है? जी। तो उसने कहा कि उनसे, या तो वही तो मैं हूँ, बोलो क्या काम है? जी। धुतकार के बोला बुढ़िया ने बुड्ढे से। जी। फिर वो कहता है कि मैं वो हूँ। जब उसने देखा कि हो ये वो प्रेमिका है जिससे प्यार करता था, तो उसने तौबा तौबा कहा, ना ही मिलता तो अच्छा होता। कम से कम वो अभी तक मुझे कल्पना में तो रहती, खूबसूरत दिखती थी। आज पता चला कि उसकी खूबसूरती तो खत्म हो गई। तो तकलीफ लेके लौटा। तो महबूबा खूबसूरत मोड़ पर, खूबसूरत महबूबा खूबसूरत मोड़ पर बिछड़ भी जाए ना तो गम नहीं तो है। आखिरी सांस तक वो खूबसूरत ही रहती है। सही बात है। है ना? ये बड़े बड़े तजुर्बात हासिल किए हुए शायर कहते हैं ऐसा। सही बात है। और दूर रहते हैं तो एक दूसरे की कमियां भी नहीं पता रहती, तो सब गुलाबी गुलाबी अच्छा अच्छा ही दिखता है। सही बात है। साथ रहेंगे तो कमियां भी पता चलती हैं। पता चलेगी। इसीलिए तो जो प्रेमिका का रिश्ता और पत्नी का रिश्ता, इन दोनों में बहुत अलग है। नहीं, बहुत अलग नहीं है। वो भी अच्छी है, लेकिन समस्या क्या है, प्रेमिका के साथ कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते ना। हाँ। कभी डिमांड नहीं रखती, कोई इच्छा नहीं रखती, कोई ख्वाहिश नहीं अपनी रखती। और पत्नी की तो ख्वाहिश ही उसके पति ने पूरी करनी है पिता के बाद। तो इसलिए वो जो है, पर पिता को नहीं छोड़ती लड़कियां, पति को छोड़ देती हैं। पिता को हाँ, क्योंकि ये ऑप्शन दे रहा है समाज ना आजकल। अच्छा, समाज किस तरह से? अब कानूनी हक है जी। लड़की कभी पिता नहीं छोड़ सकती, कम कमाता हो, ज्यादा कमाता हो जी, कैसा भी हो, पर पति को छोड़ देंगी लड़कियां, क्योंकि ऑप्शन दे रही हैं आजकल की व्यवस्थाएं। आजकल क्या चल रहा है? आप एक युवा शायर हैं और युवा मन भी है, और मैम क्या देख रहे हैं समाज में, क्या घटित ज्यादा हो रहा है? आज की समस्या क्या है? जो मुझे लग रहा है कि हमारा संविधान कहता है कि हमें इक्वल राइट्स होने चाहिए।
तो जैसे कि महिलाओं के लिए महिला आयोग है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी हमारे पंजाब में ही एक मुद्दा है कि जैसे कई लड़कियां हैं, शादी करती हैं, ससुराल वालों के पैसों पे विदेशों में जाती हैं, वहां जाके वो भूल जाती हैं कि पति कौन है। ठीक है। अच्छा, शादी कहाँ पे करती है? इधर करती है? हाँ, शादी यहाँ करी, ससुराल वालों ने भेजा कि कल को ये लड़के को भी बुला लेगी वहां पे, जब ये वहां की सिटीजन हो जाएगी। तो फिर वहां जाके वो फोन नंबर बदल देती हैं, कह देती हैं तुम तो मुझे पहले दिन से पसंद नहीं हो। तो पतियों को भी बड़ी दिक्कत है समाज में, और ये अच्छी मतलब व्यवस्था सही नहीं है। महिला आयोग है, पुरुष आयोग नहीं है। बेटी तो बचाना चाह रहे हैं सब, बेटी पढ़ाना चाह रहे हैं, पर पतियों के कह लो या मर्दों के बेटे भी तो बचाओ, क्योंकि सारी औरतें सही नहीं है, सारी औरतें खराब नहीं है। वैसे ही सारे लड़के सही नहीं है, सारे लड़कियां खराब बहुत नहीं है। अच्छी बात कही। हमारे समाज में बहुत सारे माएँ अब बच्चों को छोड़ के जाने लगी हैं। तो कई लोग सिंगल फादर हैं, अकेले देख रहे हैं बच्चों को, जी। फाइनेंस भी देख रहे हैं। हम दिल की बात करते करते दुनियादारी पर भी आ रहे हैं, और वाकई एक अच्छा चिंतक, आलोचक, लेखक वही होता है जो समाज की बात भी करे। आप बहुत सही मुद्दे पे आपने नब्ज पे समाज के हाथ रखा है। इसके बारे में और भी सवाल अब उठ खड़े हुए हैं, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है दोस्तों। जल्द आते हैं सवालों के साथ। दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं। आज हमारे जस्ट के प्रांगण में हमारे मेहमान हैं अंकुश तिवारी जी। सवाल पे सवाल उठ रहे हैं और जवाब पे जवाब मिल रहे हैं, क्योंकि राइटर का काम भी है चिंतन मनन करना, समाज की चिंता भी करना, और अपने खुद का जो उसका वजूद है उसको भी बचा के रखना। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अंकुश जी, आप बता रहे थे कि ऐसे कानून हैं महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, महिलाओं के पक्ष में ज़्यादा हो गए हैं जी। जिससे पुरुष पक्ष जो है वो परेशान ज़्यादा हो गया है जी। हम भी आज अपने आजू बाजू ये सब देख रहे हैं। कुछ इल्ज़ाम लगाने हैं, कोई भी आरोप लगाना है, झूठे केस करने हैं। बहुत सरल है, और सिर्फ पति को प्रूफ करना है। 8-10 साल जीवन के कोर्ट कचहरी में निकल जाते हैं, बच्चे से दूर हो जाता है पिता, बहुत सारी चीजें हैं। और पति क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा उस औरत को सिर्फ तलाक दे सकता है, चाहे उसमें लाख कमी है। इसके अलावा वो कोई केस नहीं फाइल कर सकता जैसे औरतें कर सकती हैं। फिर ऐसे बच्चों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है जिनकी माएँ चली जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हस्बैंड वाइफ को तो न्याय मिल जाता है, पर परिवार न्याय से नहीं चलता, परिवार प्रेम से चलता है। क्या बात है, बहुत खूब। और प्रेम में कैसा न्याय? और सबसे बड़ा अन्याय तो ये है कि बच्चे के सर से एक माता या एक पिता का साया बदल जाता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि उस बच्चे का कोई क्यों नहीं सोचता, वो क्यों सफर करे। बड़े लोग तो हम बड़े कहे जाते हैं। लेकिन अंकुश जी, एक सवाल ये भी उठता है जी कि कानून ने जो व्यवस्थाएं दी हैं जी, दोनों साथ रहना ही ना चाहे तो अलग होना बेहतर नहीं लगता? कि एक दूसरे पे गाली गलौज करे, हाथापाई करे, एक दूसरे पर हमला करे, रोज रात को कलह कलेश करके सोए और घर में एक नरक जैसा माहौल बना दे, उससे बेहतर तो अलग होना है कि दोनों सुकून से जी ले। देखिए मैम, वो बिल्कुल सही बात है, पर एक अच्छा इंसान ही होता है। विवाद तब बढ़ेगा अगर आपने कुछ बोला और मैंने उस पे प्रतिक्रिया करी, ठीक है? तो बच्चे ही नहीं पैदा करने चाहिए फिर ऐसे माँ बाप को। बच्चे पैदा करने के बाद जिम्मेदारी है कि हम एक जीव को पाल रहे हैं और समाज को सौंपेंगे कल को उसको। तो समाज को हमें और अगर बहुत अच्छा बात बहुत ज्ञानवान है, बहुत यथार्थवादी बात है, लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठता है जी, झगड़ा ही शादी और बच्चों के होने के बाद ही शुरू हो। शुरू में तो प्यार हो गया। वही मैं कह रहा हूँ, कोई भी झगड़ा है वो बच्चों से बढ़ के नहीं है। हमारी कोई भी महत्वाकांक्षा है, चाहे पति की चाहे औरत की, वो बच्चों से बढ़ के नहीं है। उस नन्हे से जीव का, उस ये बात माता पिता को समझनी चाहिए। हाँ, निष्पाप आत्मा का क्या कसूर है कि
आप अपनी महत्वाकांक्षा के लिए या मैं अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उनका जीवन बर्बाद करूं। तो समझदारी यही है कि वो प्रेम से वंचित रह जाता है, बच्चे रह और जाते उसका हैं। दिमाग क्या इतना विकसित हो चुका है कि वो समझ पाए। वो तो जिस फंक्शन पे जाएगा देखेगा मेरे साथ मेरी माँ नहीं है, अगर वो माँ बाप के साथ है। अगर वो माँ के साथ है वो देखेगा कि सबके पिता हैं, पिता नहीं है। जीवन में कई परिस्थितियां आएंगी जहां उसे पिता की जरूरत होगी और जहां उसे माँ की जरूरत बिल्कुल होगी। सही बात है। तो ऐसे बच्चे प्रेम से वंचित रह जाते हैं, और ऐसा इंसाफ का हम लोग क्या करेंगे। तो समझदारी तो यही है कि कोई भी मुद्दा है वो सुलझाया जाए। बच्चों के प्रति अगर आपके मन में प्रेम होगा तो आप हर परिस्थिति से लड़ेंगे, अगर आपकी अपनी महत्वाकांक्षा बच्चों से बढ़कर नहीं होगी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में पति पत्नी लड़ते भी रहेंगे सारी जिंदगी और साथ भी रहेंगे। मतलब ठीक है, जो जिसका तलाक हो गया, जिसने जिसको छोड़ दिया वो तो ठीक है, लेकिन परसेंटेज निकाले मैम तो वो नोकझोंक एक जरूरी भी तो है। नहीं, वो उसमें क्या कहेंगे, अगर ये बच्चे नहीं होते ना मैं तुझे छोड़ के चली जाती। हाँ, अब तो तेरे साथ रहती नहीं। ये तो पिता ने भी कहा अगर ये बच्चे नहीं होते मैं तेरे को कब का छोड़ चुका होता। वो कहने की बात कहते रहते और जिंदगी बिता देते। वो कहने की बातें होती हैं, जिंदगी कई बिता बार देते। तो सिर्फ वो एक कहने का तरीका है। बहुत सारी चीजें हम कहते हैं बट वो हम अंदर से मीन नहीं करते। लेकिन आज का जो दौर ऐसा चल रहा है कि मान लीजिए कोई पुल है जी, दो पहाड़ों के बीच में, कोई एक रस्सी वो है, पुल है, उस पे जा रहे हो, आधे से ज्यादा रास्ता आपने पार कर लिया और आगे भी नहीं और पीछे भी नहीं जा सकते जी, बीच में ही रह जाते हो। वो स्थिति हो रखी है आज के समय में, ना आगे बढ़ा जा रहा है ना पीछे हटा जा रहा है, क्योंकि सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बहुत भाग ज्यादा रहे हैं। बहुत ज्यादा। सामाजिक महत्वाकांक्षा किसी की नहीं है, बस मेरा सही हो जाए, सबको यही है, मेरे को जो मेरी इच्छा वो पूरी हो जाए, बाकी पूरी दुनिया जैसे एक, ये जो हम इस मोटो पे जी रहे हैं ना, यू ओनली लिव वंस। तो लाइफ मजे करने के लिए नहीं है, कुछ अच्छा, कुछ जिम्मेदारी निभाने के लिए, समाज को प्रगति की तरफ ले जाने के लिए है। और आजकल नारी विमर्श पहले था, अभी भी है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं जो नए नए केस घटित हो रहे हैं और जो नई नई चीजें सामने आ रही हैं, पुलिस थाना चौकी आज के समाज की, पुरुष वर्ग जो है वो विमर्श का शिकार है। पुरुष विमर्श की बढ़ोतरी ज्यादा हुई है, महिलाएं उतनी दुखी नहीं है आज के समय में जितने पुरुष हैं। जी बिल्कुल। कितना सच है मैम? काफी हद तक सच है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तलाक बड़ा आम हो गया है, ठीक है, और पुरुष को तो सहारा भी नहीं मिलता। सहारा मतलब अब सिंगल फादर है, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। औरतें सिंगल फादर होने के आपको क्या नुकसान लगते हैं, कुछ कहना चाहते हो आप? इसमें मैंने एक कविता लिखी है सिंगल फादर पे। जी, चलिए, क्या पता वो कविता ही सब कुछ कह देगी। वो सब कुछ कह देगी। जी जी, ये अच्छी बात है, क्योंकि राइटर अपनी कविता से कहे तो और भी अच्छी बात है। तो मैम कविता का शीर्षक है पिता से मैं माँ बन गया। जी। पिता से मैं माँ बन गया, चाहत नहीं थी मजबूरी का दरिया बन गया। कल था पिता आज मैं माँ बन गया, तू छोड़ गई बच्चों को जिंदगी के सफर में, मैं उनकी मंजिल का रास्ता बन गया। क्या बात है। मेरी कोख से ना सही हैं तो मेरे बच्चे, तेरी दी धूप में उनकी छाया बन गया। रोटी भी बनाई मैंने, लोरी भी सुनाई मैंने, तू छोड़ गई तो पिता से मैं माँ बन गया। क्या बात है। करवा चौथ पे मुझे रब कहने वाली, बता जरा तेरा कौन खुदा बन गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। पिता हूँ मैं पर माँ भी हो गया, दो बच्चों के वास्ते जहां बन गया। मासूम बच्चों से तेरे बारे में पूछती है दुनिया। मासूम बच्चों से तेरे बारे में पूछती है दुनिया, जीवन उनका अब वीराना बन गया। नौकरानी समझा तूने ईश्वर का वरदान, फिर भी तेरा ही ये जमाना बन गया। तूने तो खूब मनाई दिवाली अब के, तूने तो खूब मनाई दिवाली अब के, मेरे बच्चों का घर अंधेरा बन गया। क्या खूब तीर चलाना सीखा तुमने,
क्या खूब तीर चलाना सीखा तुमने, अपना बच्चा ही निशाना बन गया। तेज बुखार में माँ माँ पुकारती बच्ची, उस रोज मैं उसकी दुआ बन गया। कलयुगी माँ ने जो जख्म दिए अनेक, ये पिता उन बच्चों की दवा बन गया। फोन पे पूछती हो हाल बच्चों का, सितमगर कैसा ये रिश्ता बन गया। इतने जुल्मों के बाद हाल ना पूछो, बच्चों का मन टूटा आईना बन गया। कभी खेलते थे तुम्हारी बाहों में हंसकर, मेरा सीना अब उनका ठिकाना बन गया। क्या बात है। नींद चैन सुकून छीन कर जाने वाली, बच्चों की मुस्कान जीने का बहाना बन गया। माता भी कुमाता हो सकती है दोस्तों, माता भी कुमाता हो सकती है दोस्तों, नए दौर का नया अफसाना बन गया। कभी सोते थे तुझसे लिपट कर बच्चे, मेरा हाथ अब उनका सिरहाना बन गया। क्या बात है, क्या बात माँ का बचपना तो देखो दोस्तों, माँ का बचपना तो देखो दोस्तों, बच्चों का दिल उसका खिलौना बन गया। क्या बात है। हुस्न के जलवे बिखेरो जहां में तुम, हुस्न के जलवे बिखेरो जहां में तुम, पीछे देखो पापों का काफिला बन गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात पीछे है। देखो पापों का काफिला बन गया। सारे सिरे जी दर सिरा आपने सारा जो शब्दों से पूरी चादर बना दी है, एक मुकम्मल कहते हैं ना जी दोशाला बना दिया। एक एक धागा एहसास का, समर्पण का, जिम्मेदारी का, वो पीड़ा एक बच्चे की और एक जी पिता की पीड़ा, जी माँ बनने का जो तकलीफ है, बहुत बहुत अच्छे से आपने इसमें जज्ब किए हैं अपने जज्बात इस कविता में। अंकुश जी, बहुत खूबसूरत कविता। दोस्तों ये देखिए, एक पिता जब माँ की भूमिका भी निभाता हो, इस भाव से परिपूर्ण, शब्दों से परिपूर्ण कविता आपने सुनी, और बहुत कुछ बाकी कहीं नहीं चाहिएगा। अभी आते हैं दोस्तों, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। और देखा आपने वो जो टिस जो होती है ना, जब जिगर में उठती है तो कलम से कागज पर भी उतरती है, शायद कुछ ऐसा एहसास। चलिए मिलते हैं फिर से अंकुश जी से। अंकुश, जब आप ये कविता पढ़ रहे थे जी मैम, तो कुछ भावुक हो गए थे, आंखों में नमी उतर आई थी, क्या बात? मैम इन दिनों मैं भी दोनों बच्चों को अपने, हाँ मेरी बेटी है 7 साल की, मेरा बेटा है 5 साल का, अकेले संभालता हूँ। जी। तो इस दर्द को मैं महसूस करता हूँ। आप कितने बहन भाई हैं? मैं अकेला हूँ, सिंगल चाइल्ड है? सिंगल चाइल्ड हूँ मैं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, इकलौता हूँ मैं। और आपने ये भी बताया था कि कितने साल के बाद हुए थे, खूब मन्नतों के बाद? मैं 18 साल के बाद हुआ था, अपने 18? माँ बाप की शादी के। हाँ। ये बात हो रहा है कि उनकी शादी भी 13 साल और 15 साल में होगी थी उस अच्छा, जमाने में। अच्छा। जी फिर गोने के बाद फिर मम्मी आई। हाँ और जी, जी, तो गोने। आप 18-19 साल के बाद हुए मन्नतों से, तो आप तो वैसे ही अपना कहते हैं ना कि प्रभु की कृपा से पैदा हो रखी। जी 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 लेकिन ये अच्छी बात है, मम्मी पापा ठीक है सब? जी मैम, बहुत अच्छी बात दोनों। है। और वो भी संभालते होंगे बच्चों को? जी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी, ये घर घर की समस्या हो रही है आजकल ना, आम है ये समस्याएं। लेकिन एक सवाल ये उठता है, जिस तरह से ये कविता अभी सुनी आपकी, जी मैम, तो जब दर्द जी से सीना भर जाता है जी और जब कोई कविता कागज पर उतारते हैं, उसमें जो सोच आता है, उसमें जो पीड़ा महसूस होती है, जी तो क्या उसके लिए पीड़ा का होना जरूरी है, या खाली कल्पना से भी इतनी खूबसूरत कविताएं लिखी जा सकती है? मैम, कल्पना से आप लिख सकते हो अच्छा, हाँ। पर जो जीवन में आपके हो रहा होता है, हम्म। जो आपने महसूस किया है, तो फिर मन में होता है कि इसके लिए सही शब्द चुने जाएं। गहराई, किसी भी सिचुएशन की गहराई उसमें उतर के पता चलेगी। जैसे किसी भी पहाड़ की ऊंचाई उस पे चढ़ के पता चलेगी। तो जब खुद के साथ होता है, दूर से तो पहाड़ सुंदर लगता है, जी, चढ़ते जब खुद तब के पता साथ होता है, खुद महसूस करते हैं, तब फिर रचनाएं भी आप अच्छी लिख सकते हैं, दिल से लिख सकते हैं। ये तो तकलीफ है, लेकिन
कल्पनाओं की बात कर लेते हैं, तो कोई ऐसी कल्पना, कोई खूबसूरत कल्पना कभी करी? जी मैम, मैं वैसे तो बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, हमेशा अभी भी आप मुस्कुराता हूँ। पॉजिटिव हैं इतना? जी हमेशा इतने उतार चढ़ाव भरी जिंदगी होते हुए भी जी आप बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत जी पॉजिटिव हैं, और काल्पनिक जी भी आप जो है रचनाएं मैं लिख बहुत ले। लिखता हूँ। जी, तो और कुछ। ज़्यादा तो मैं जैसे कि इश्क वगैरह पे लिखता हूँ, जी। क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग हंसें। हाँ। पहले बहुत दुखी हैं, थोड़ा कुछ प्रेम उनके अंदर फूटे, इस जीवन का कुछ लुत्फ उठाएं। ठीक है, सिर्फ दुख की बात नहीं करनी है, सही बात है। थोड़ा खुश भी रहे इंसान। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कहें तो मैं सुना सकता हूँ जी कुछ। बिल्कुल, स्वागत है। जैसे कि ये मेरी एक रचना है मुख पे झुर्रियां, आंखों में नमी है मुख पे झुर्रियां, आंखों में नमी है ढलती उम्र ये या तेरी कमी है। क्या बात है। बिताई उम्र परदेसों में हमी ने, ख्यालों में अभी तक अपनी जमी है। हो रुसवा बेवफाई के बाद क्यों तुम, हो रुसवा बेवफाई के बाद क्यों तुम, मोहब्बत में ये होना भी लाजमी है। क्या बात है। मेरा हर मिसरा है मेरी ही कहानी, मेरे लफ्जों में खुद की ही जिंदगी है। क्या बात है। मुझे यूं मार कर आंसू ना निकालो, मुझे यूं मार कर आंसू ना निकालो, मेरे दिल में अभी तक नफरत नहीं है। क्या बात है। जी ये भी मन की पीड़ा ही, लास्ट में जाके पीड़ा से ही जुड़ गया। अब शेर में मैम कोई भी टॉपिक हो तो सकता है, फिर तो वैसे कोई पीड़ित होके नहीं लिखा है मैंने, और उसमें बोला भी है कि मेरे दिल में नफरत नहीं है किसी के प्रति। तो नफरत करने वाला इंसान शायरी नहीं कर सकता, जो मुझे लगता क्या है। बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि नफरत करने वाला इंसान शायरी कर ही नहीं सकता। उसके लिए हृदय आपको निर्मल, निर्मल कोमल, कोमल हाँ। प्यार करने वाला क्या होना बात है। चाहिए। जो आपकी कविताएं हैं, इनके विषय क्या क्या रहते हैं, किन किन विषयों पे आपकी कलम चलती है? मैम मेरे कुछ सामाजिक विषय रहते हैं, जैसे अभी मैंने ये एक कविता पे सुनाई, ठीक है। फिर कभी माँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ज्यादा मैं इश्क पे लिखना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी एक मस्ती है, और मैं नहीं चाहता मैं उदासी बांटूं दुनिया में। क्या बात है। कि मैं कभी नहीं चाहता कि लोग उदास हो, मैं चाहता हूँ वो मेरा कुछ पढ़ लें तो उसमें उनके चेहरे पे एक हंसी आनी चाहिए, एक मन में पवित्रता आनी चाहिए, प्रेम आना सामाजिक चाहिए। मुद्दे और कौन कौन से हिस्सा हैं आपकी रचनाओं का? मैम जैसे एकल पिता तो हो ही गया, हाँ। जी, प्रकृति, सौंदर्य। ये है सौंदर्य तो हर किसी का विषय होता है। एक सेक्सुअल अब्यूज बच्चों का, अच्छा जी। जो टॉपिक में बहुत मेरे दिल के करीब कुछ लिखा है उस पे? उस पे लिखा है जी, एक कुछ लिखा है अभी आपके जी, पास? जी 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 वो इसमें है, काफी रचनाएं हैं। जी जी। तो जैसे एक बच्चा है, तो वो अब बड़ा हो गया है, पर वो बड़ा झगड़ालू हो गया है, बहुत लड़ाकू हो गया है। तो सब उसको जज कर रहे हैं कि ये लड़ता क्यों है इतना। अच्छा जी। पर उसके कुछ बचपन के हादसे हैं, जिसकी वजह से उसके मन में घाव हो गया है। तो ये एक कहानी है कविता के रूप में। जी, स्वागत। तो इसमें है, मुझे झगड़ालू कहने वालों अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं 4 साल का बच्चा था, किसी के हाथ लग जाता हूँ। गांव गया था छुट्टियों में, कजन के साथ था खेल रहा। ऊपर के एक कमरे में जाकर मैं छुप जाता हूँ। वहीं तब भाई मेरा मेरे साथ छुप जाता है। खिड़की से मैं बाहर झांकता तो अपने पास बुलाता है। कहता है, आज तुझे मैं अनोखा खेल सिखाता हूँ, तू अपनी आंखें बंद कर मजा अलग दिलाता हूँ। क्या बात है। नादानी से मासूमियत में आंखें मूंद ली थी मैंने। मुझे नंगा किया उसने,
फिर कहा मैं भी बेपर्दा हो जाता हूँ। फिर अंग से अंग लगाता और छूता इधर उधर मुझको। ज्यादा तो मैं समझ ना सका, मासूमियत में शर्माता हूँ। बहुत डर सा लग रहा था, बहुत गुस्सा आता था। उस छोटी उम्र में हुए हादसे से घबरा जाता हूँ। इस बात को वक्त के साथ भुला दिया था मैंने। इस बात को वक्त के साथ भुला दिया था मैंने। एक दिन मेरा बेटा मुझसे पूछता है, बड़े भाई को मैं नाम से क्यों बुलाता हूँ। आज मेरा बेटा 4 साल का पूछता, बड़े भाई को नाम से क्यों बुलाता हूँ। कैसे समझाऊं उसे मैं कि बड़े भाई को आप क्यों नहीं कह पाता हूँ, आप क्यों नहीं कह पाता हूँ। ओहो, क्या पीड़ा लिखी है। ये एक बच्चे का यौन शोषण है। ये एक बच्चे का यौन शोषण है, उसकी पीड़ा, उसकी मजबूरी। और ये भी आज के समय में सामाजिक विषय है जी। और हर एक अच्छा शायर, एक अच्छा राइटर वो है कि कई बार अपनी पीड़ा नहीं होती, लेकिन जो समाज के जो पीड़ा होती है वो भी अपनी ही होती है जी। और वो संदेश हमें समाज को देना होता है जी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अंकुश जी। और इस तरह से मुझे लगता है हर विषय पे आपने समाज के वर्ग को छुआ होगा जी। मैं सब बहुत चीजों पे लिख रहा हूँ। कोई नौकरी में परेशान है, हाँ। किसी के सपने नहीं पूरे हुए, कुछ ऐसा है नौकरी पे परेशान या सदमे? मैम बहुत कुछ है, ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, मतलब समाज की जो पेचीदगियां हैं, आज के समय की समस्या, युवाओं की खास तौर से जी। तो आपका पूरा कलम का केंद्र बिंदु है वो विषय जी। मैम मैं भगवान पे भी लिखता हूँ। मैंने हनुमान चालीसा अपने हिसाब से लिखी हुई है। अच्छा जी जी हनुमान चालीसा आपने लिखी है? अपने हिसाब से लिखी अच्छा, है। क्या बात मतलब है? मैं हनुमान जी में बहुत मानता हूँ। हाँ। तो एक दिन मुझे ये हुआ कि उनके लिए कुछ लिखूं। अच्छा। खुद के भी मन में भाव आ रहे थे, इंसानों के लिए लिखता हूँ जिसकी वजह से ही जीवन है, भगवान ईश्वर जो भी कह लो। मैं इस कविता को जरूर हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन दोस्तों समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं। ब्रेक के बाद हमारे अंकुश जी तिवारी जी ने कविता लिखी है, मतलब हनुमान चालीसा लिखी है। देखते हैं उन्होंने किस तरह की भक्ति की है हनुमान चालीसा में, पता चलेगा। समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं। दोस्तों ब्रेक के बाद हाजिर हैं अंकुश तिवारी जी, हमारे मेहमान हैं और आपके दिल तक पहुंच रहे हैं अपनी कविताओं के साथ। आज के समय के युवा लेखक हैं, आज के समय में जो घटित हो रहा है हूबहू आपके समक्ष रख रहे हैं। एक सच्चे सार्थक कलमकार की सबसे बड़ी पहचान है सार्थकता है। आइए, उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी है कुछ अपने अंदाज में। चलिए हनुमान चालीसा हम भी सुनते हैं उनकी। जी अंकुश जी, हनुमान चालीसा क्या सोचकर लिखी, पहले तो ये बताओ, क्या था मन में? मैं परेशान बहुत था। अच्छा। कुछ जीवन में हालात ऐसे थे। हाँ। और मुझे पता था कि सिर्फ मुझे मतलब मेरे भगवान ही इसमें से निकाल सकते हैं। तो मन में एक भाव आया कि क्यों ना अपने लिए मतलब लोगों के लिए, सबके लिए लिखा है। जो भगवान हर मुसीबत से निकाल लेता है मेरे को, उसके लिए कुछ लिखूं जी। तभी ये जीवन भी सार्थक है, लिखना भी सार्थक है। हनुमान चालीसा तो हनुमान जी के लिए मैंने लिखा। हमें तालियां बजानी है नहीं, सुनिएगा मैम जी। स्वागत। पुत्रों में पवन पुत्र भय, हाँ। भय राम के दास। कौन सो कारज दुनिया में जो पूर्ण ना करे रघुवर दास। क्या बात है। सीता माँ के लाडले न्यारे, उड़ाए लंकापति का उपहास। पुत्रों में पवन पुत्र भय, भय राम के दास। क्या बात। राम राम जो करत रहे, भक्त वो इनके खास। हाँ। नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करें, करे गदा से विनाश। ब्रह्मचारी जो मर्द रहे, होए न कभी उदास। पुत्रों में पवन पुत्र भय, भय राम के दास। मन मेरा व्याकुल हनुमन, दीजो आपन आशीर्वाद। मेरे सब संकट हरो, भर दो खाली हाथ। सिया राम का जाप करूं, सिया राम का जाप करूं, रख मन में विश्वास। पुत्रों में पवन पुत्र भय, भय राम के दास। सात्विक भोजन हम करें, रखेंगे मन को साफ। पुराने पाप सब नष्ट करो, करो हमें तुम माफ। एक तुम हो जिससे शनि भी हारे, कौन चले खिलाफ। पुत्रों में पवन पुत्र भय, भय राम के दास। भुर भुर कर लंका जरी, जर्जर हुई सपाट। विभीषण तब समझाए सबको,
करो राम नाम का पाठ। शिव स्वयं तुम हो कपि, देते जो काल को मात। पुत्रों में पवन पुत्र भय, भय राम के दास। सीना चीर दिखाए सभा को, सीना चीर दिखाए सभा को। हृदय में जानकी राम का वास। भरत से प्रिय तुम राम को, हर सुख दुख में रहे साथ। अर्जुन का रथ बचा लिए, जब कर्ण करे आघात। पुत्रों में पवन पुत्र भय, भय राम के दास। भीम जब हंकार गए, तुमसे मिलन बाद पछतात। सजीवन लाए लखन बचे, कटी संकट की रात। एक बस राम राम भजे, और न दूजी बात। पुत्रों में पवन पुत्र भय, भय राम के दास। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। इसमें एक इंसिडेंट है कि अर्जुन को बचाया था, तो हनुमान जी का उसमें बहुत ज्यादा रोल था। वो उनके रथ पे, उनके मतलब उस पे विराजमान थे, अदृश्य थे वो। और स्वयं नारायण बैठे थे अर्जुन के साथ। और फिर भी कर्ण जब तीर चलाता था तो इनका कदम, मतलब जो रथ था वो थोड़ा सा हिल जाता था। पूरी सृष्टि को लेके नारायण स्वयं बैठे हैं। तो एक बार अर्जुन को घमंड हो गया था, और जब कर्ण तीर चलाता था कृष्ण जी बहुत तारीफ करते थे कि वाह, जब वो मारता था वाह ही करते थे। अब अर्जुन चिढ़ता था कि मैं तीर चलाता हूँ, उसका रथ जाता है 10 कदम दूर, वो चलाता है थोड़ा सा रथ हिल जाता है, इतना सा पीछे जाता है, आप वाह वाह करते हैं। तो वो लेके गए अर्जुन को अकेले में। उस दिन का जब युद्ध खत्म हुआ तो उन्होंने फिर हनुमान जी से कहा कि आप अपने रूप में आ जाइए। वो ध्वजा पे विराजमान थे। अच्छा। उस पे तो हनुमान जी आ गए। उनके उतरते ही वो रथ ध्वस्त हो गया। वो कृष्ण जी ने अपनी माया से बचा रखा था। तो अर्जुन को पता चला कि कर्ण कितना बड़ा धनुधर था, और नारायण इसलिए वाह कर रहे थे कि वो सारे त्रिलोक को लेके अपने उंगली पे बैठे हैं इसके रथ पे, और हनुमान जी बैठे हैं। तब भी कर्ण जब तीर चला रहा है तो वो रथ हिला दे रहा है। ये तो हनुमान जी थे जिन्होंने अर्जुन को बचाए रखा। क्या बात है, तो संकट मोचन तो है ही, इसलिए लिखा। आपकी बातों से ये पता चल गया कि हनुमान भक्त है, कि कितना ज्ञान और इतना उनके बारे में वर्णन, और बहुत कमाल के हनुमान चालीसा आपने लिखी है, बहुत एक अनोखे अंदाज में। बहुत बहुत बधाई। और चलिए ये बताइए कि एक राइटर का दायित्व क्या है? समाज को दिशा और दशा देने में लेखक का सबसे बड़ा हाथ होता है। मैम देखिए, जो किताबें हैं, चाहे धर्म है, चाहे स्कूली शिक्षा है, आप जो पढ़ेंगे आप वो हो जाएंगे। तो राइटर का ही दायित्व है, क्योंकि बच्चे का मन तो कोरा कागज है। वो जो पढ़ता है वो बनता है। सही बात है। पहले धर्म की शिक्षा थी, संस्कारों की शिक्षा थी गुरुकुल वगैरह में, तो कैसा समाज चला। और आज हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम वाकई में शिक्षित हैं, क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। सही बात। तो राइटर का बहुत बड़ा दायित्व है कि वो सत्य लिखे और निष्पक्ष लिखे, ताकि एक सही मैसेज जाए। वो सियासत से प्रभावित ना हो, और अपनी भी महत्वाकांक्षा से बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो कि मैं ये लिखूंगा तो ये चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप सत्य लिखेंगे, सही लिखेंगे, लोग उसको पढ़ेंगे तो समाज में बदलाव आएगा। जी। और चलते चलते एक नज्म, कविता, गजल जो आपके दिल के करीब है वो सुना दीजिए। हम आपका दिल का मामला आपके ऊपर छोड़ते हैं। जी मैम, अभी सुना देता हूँ। जी, जो दिल के बेहद करीब है। वो गजल है किसी और की, वो गजल है किसी और की, मैं लबों से अपने सुना रहा। ये खुदगर्जी है मेरे इश्क की, कि उसे अपना बता रहा। ये दिल भी कितना बेईमान है, ये दिल भी कितना बेईमान है, उसी जालिम से दिल लगा रहा। वो सो गई आज फिर वक्त से, वो सो गई आज फिर वक्त से, मैं याद में उसकी जगह रहा। कोई शायर हुआ इश्क में,
कोई इश्क में अश्क बहा रहा, क्या बात है, वो गजल है किसी और की, मैं लबों से अपने सुना रहा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। थैंक यू मैम। जी, और हो जाए। और सुना देता हूँ मैम। तस्वीर मांगी, सोचा गजल लिखूं, थी मेरी एक मोहब्बत, तो बहुत खूबसूरत थी वो लड़की। अच्छा, तो एक बार मैंने उससे तस्वीर मांगी, वो फोटो भेज देती थी, मैं वो तस्वीर देखता था और मैं शायरी कर देता था। क्या बात है। तो उस पे ये तस्वीर मांगी सोचा गजल लिखूं, क्यों ना आज उसकी मैं शक्ल लिखूं, रूहानी चेहरा देखा जो उसका, कायनात से चांद को बेदखल लिखूं, जन्नत वन्नत का पता नहीं, जुल्फों को उसकी मुकम्मल लिखूं। क्या बात है। तस्वीर मांगी सोचा गजल लिखूं, क्यों ना आज उसकी मैं शक्ल लिखूं, लबों को उसके तबस्सुम लिखूं, नजरों को उसकी कोहिनूर कहूं, उसे कश्मीर कह चलो बात अब खत्म करूं, तस्वीर मांगी सोचा गजल लिखूं, क्यों ना आज उसकी मैं शक्ल लिखूं। क्या बात है। और शक्ल आपने पूरी हुबहू उतार दी, पूरी मूर्त उतार दी है। अंकुश जी बहुत बढ़िया। सभी विषयों पर आज आपने बात करी और कमाल की बात यह है कि जिस विषय पे आपने सोचा, जिस विषय पे आपने कलम चलाई, आप मुकम्मल यात्रा कर गए उस विषय की बहुत अच्छे तरीके से। बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही लिखते रहें और इसी तरह प्रोग्रेस करते रहें, नाम कमाते रहें और हमारे जस्ट टीवी के प्रोग्राम में जब भी बुलाए आते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुई कमाल की हस्ती अंकुश जी से। सारे दायरों को तोड़ते हुए तमाम विषयों पे कलम चलाते हैं, समाज की बात करते हैं और दिल से लेकर दुनियादारी तक के सभी विषयों पर कलम चलती है। दोस्तों, उम्मीद है आपके दिल तक बहुत कुछ गया होगा और इसी तरह दिल तक पहुंचते रहेंगे हमारे कवि, हमारे मेहमान। जस्ट टीवी पर आप अपने दिल की बात कहने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए ज़रूर करिएगा info@justbroadcasting.com पर। आप बहुत जल्द लौटेंगे एक और ख़ास मेहमान के साथ। और अब मुझे और अंकुश जी को, यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।